अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर रिप्रोडक्शन की साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, साइंटिफिक डिबेट्स। तो बच्चे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि जो मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड क्यों लोकेटेड होते हैं। तो बच्चे इसकी रीज़न ये है कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो फिनोमेना होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसके लिए जो मोस्ट एफिशिएंट टेम्परेचर होता है वो हमारे पास कितना होता है बच्चे 35 डिग्री। अब जो बॉडी का जो रूम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो एफिशिएंट टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है। और चूँकि ये टेस्टिस बॉडी से आउटसाइड मौजूद होते हैं तो इस वजह से इनका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री लेस होता है, वो 35 होता है, ताकि वहाँ पर जो है वो एफिशिएंट स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें सीमन की बात करें। सीमन हम किसे कहते हैं? इट इज़ अ वाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ, ये किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। हमने डिफरेंट ग्लैंड्स की बात की थी बच्चे, जिसमें हमने सेमिनल वेजिकल्स की बात की थी, कॉपर्स ग्लैंड की बात की थी, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो ग्लैंड्स अपने अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उन सिक्रीशन और स्पर्म उनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? वाइट कलर का जो स्टिकी मिक्सचर होता है हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। अब सीमन का फंक्शन क्या होता है? ये बच्चे एक लिक्विड सब्सटेंस होती है एंड इट provides nutrients and protection to the sperms and act as transport medium for the sperm। कि ये स्पर्म को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है और उनके मूवमेंट के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर भी ये सीमन काम करता है। अब बच्चे अगर हम सीमन की बात करें तो मेल्स के अंदर, मेल डक्ट सिस्टम के अंदर बच्चे ड्यूरिंग इजैकुलेशन, जब इनकी इजैकुलेशन करवाई जाती है तो उस वक्त कितना सीमन प्रोड्यूस होता है बच्चे? 2 टू 5 मिलीलीटर, मतलब 2 से लेकर 5 मिलीलीटर, 2, 3, 4 या 5 मिलीलीटर। और पर मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर के अंदर स्पर्म कितने होते हैं बच्चे? 20 टू 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर। कि इजैकुलेशन जब होती है मेल के अंदर इजैकुलेशन, तो उसके अंदर जो सीमन प्रोड्यूस होता है वो 2 टू 5 मिलीलीटर होता है और उनके अंदर जो स्पर्म का जो नंबर होता है वो होता है 20 टू 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें ई डिसीज़ एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कंटामिनेंट्स, ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? देखें, कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल होते हैं और वो बच्चे नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। अब वो जो ऐसे केमिकल जो बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन के साथ इंटरफेयर करते हैं, उनके साथ मुदाखलत करते हैं, आर वेयर द हार्मोन एक्ट द टारगेट टिश्यू। मतलब कुछ ऐसे केमिकल होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं, मतलब उनको आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो बच्चे वो केमिकल क्या करते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अब एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चे, ग्लैंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स के अंदर सिक्रेट करते हैं, स्पेसिफिक जो नालियाँ होती हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बच्चे, ये अपने हार्मोन को ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर, और फिर वो ब्लड के थ्रू जो हार्मोन होते हैं वो अपने टारगेट तक पहुँचते हैं, ठीक है। अब ये जो हम केमिकल्स की बात करने जा रहे हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं कि ये एंडोक्राइन और उनके ग्लैंड के साथ इंटरफेयर करते हैं, मतलब उनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देंगे या उसको अफेक्ट कर देंगे। और साथ में क्या करते हैं, और साथ में इंटरफेयर कहाँ पर करते हैं? वेयर द हार्मोन एक्ट टारगेट टिश्यू, वहाँ पे टारगेट टिश्यू बाद दफ़ा इंटरफेयर उससे करते हैं, अफेक्ट उसको जाके करते हैं, ताकि जो जो हार्मोन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। तो उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कंटामिनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल DDT। अब बच्चे अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इनमें से कोई भी, मतलब कोई भी अगर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कॉन्टामिनेंट मौजूद होगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो बच्चे उसकी वजह से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होने के जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड सम कैंसर विच वुड बी द रिलेटेड टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो कुछ ऐसे मतलब कैंसर वगैरह भी हो जाएगा जिससे हमारा पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब वो जो हार्मोन प्रोडक्शन का जो सारे का सारा जो फिनोमेना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बच्चे ये जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर किस तरह एक्ट करते हैं, तो उसको अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकल्स क्या करते हैं? दे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। के एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन की प्रोडक्शन होती है उसे क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? दे अफेक्ट द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द एंड, मतलब अफेक्ट करते हैं, वो इसको इंक्रीज़ कर देंगे या उसको डिक्रीज़ कर देंगे। उसके अलावा बच्चे जो टारगेट जो टिश्यू होता है, टारगेट टिश्यू मीन जहाँ पर पहुँच कर हार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस एक्शन को या कॉपी करते हैं, उस एक्शन को
मतलब कि उसको भी अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में बच्चे कि दे स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन, वो कुछ केमिकल क्या करते हैं कि वो हार्मोन को डिग्रेड कर देते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। देखिए जब हार्मोन ही डिग्रेड हो जाएगा तो फिर उनके जो एक्शन परफॉर्म जो उन्होंने करना है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ईडीसीज, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कॉन्टामिनेंट्स। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें गायनोकोलॉजी के, ये स्पेलिंग मिस्टेक है अपने देख लेने। बच्चे गायनोकोलॉजी हम किसे बोलते हैं, इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मेडिसन कंसर्न विद द डिसफंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड जितने भी ये डिजीज़ वगैरह होती हैं, उनके अंदर कोई इशू, मतलब इशू वगैरह कोई उनके अंदर कोई डिसफंक्शन वगैरह होता है, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह होती है, तो उसके रिलेटेड जो स्पेशलिटी मतलब जो करते हैं डॉक्टर वगैरह, उनको क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। उस मतलब ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजी बोलते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ पर लिखी हुई है ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि इट इज़ द स्पेशलिटी डीलिंग विद द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। मीन जो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो स्पेशलिटी होती है उसमें क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। एंड अ फिजिशियन स्पेशलाइज इन बोथ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। नेक्स्ट बच्चे हम ये जेनिटल हर्पीज़ की बात करें, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर आ जाती है। अब बच्चे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दो और डिजीज़ पढ़ी थी, उन दोनों का जो काज था वो बैक्टीरिया था, लेकिन जो जेनिटल हर्पीज़ जो डिजीज़ है इसका मेन काज क्या होता है, हर्पीज़ सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। अब अगर इस वायरस के बच्चे हम ट्रांसफ़र की बात करें तो इट इज़ फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड काजिंग इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटेलिया। बच्चे जेनिटेलिया हम किसे बोलते हैं कि वही जो हमारे मेल के अंदर जो बॉडी से आउटसाइड जो टेस्टिस मौजूद होते हैं और जो कपुलेटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जेनिटेलिया बोलते हैं। तो मतलब जब वो वायरस बच्चे जब ये मतलब एंटर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू तो उस जेनिटेलिया को इन्फेक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूस जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर्स इन द इन्फेक्टेड एरिया। मतलब उस रीजन के अंदर बच्चे वो जो है वो अल्सर वगैरह भी बन सकते हैं। अब अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर वो वायरस इन्फेक्ट करता है तो बच्चे वो वायरस जो है फिर वो मदर से बेबी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ। और अगर वो ड्यूरिंग बर्थ अगर वो वायरस अफेक्टेड मदर से चाइल्ड के अंदर ड्यूरिंग बर्थ अगर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बच्चे उसकी वजह से जो बेबी होगा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसकी जो आइज़ होती हैं वो भी डैमेज हो जाती है। मीन अगर वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो वायरस मतलब वो इन्फेक्टेड थी, उसको ये डिजीज़ थी, उसकी बॉडी में वायरस था, तो जब बच्चे की बर्थ होगी तो वो वायरस माँ से किस में चला जाएगा, बच्चे उस बेबी के अंदर चला जाएगा। और फिर उस वायरस की वजह से उस बेबी के अंदर आइज़ की डिजीज़ भी आएंगी और साथ साथ उसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो भी अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें ऑस्ट्रस साइकिल की। तो बच्चे जो ऑस्ट्रस साइकिल है इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, और ये ह्यूमंस के अलावा बाकी जो एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स वगैरह होते हैं, उनकी फीमेल के अंदर ये एक ऑस्ट्रस साइकिल होता है। मेल्स जो मतलब जो ह्यूमंस की जो फीमेल होती हैं उनमें नहीं होता, जो बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनकी जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है बच्चे ऑस्ट्रस साइकिल। अब इस ऑस्ट्रस साइकिल के अंदर होता क्या है कि उनकी जो ओवरीज होती हैं बच्चे वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चे देखें जब रिप्रोडक्शन होनी है, जैसे हम फीमेल की बात करें, ह्यूमन फीमेल की बात करें, तो उसमें भी क्या होता है कि जब बच्चे फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो जाइगोट होता है उसने जाकर कंसीव कहाँ पे होना, उसने जाकर इम्प्लांट कहाँ पे होना है, बच्चे वो यूट्रस के अंदर होना है। तो इसे अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स की फीमेल के अंदर, तो वहाँ पे भी जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी तो वो यूट्रस को प्रिपेयर कर लेगी। किसके लिए प्रिपेयर करेगी, क्योंकि वहाँ पर आकर बच्चे उस जाइगोट ने क्या होना है, कंसीव होना, उसको उनकी कंसेप्शन के लिए उसको प्रिपेयर करती है। और साथ में बच्चे वहाँ पर जो फोलिकल होते हैं वो ओवा भी डेवलप करते हैं। हम देखेंगे जब वो फोलिकल जैसे फीमेल के अंदर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि जब वो फोलिकल राइपेंड होते हैं, जब वो राइप हो जाते हैं तो फिर वो उनकी जब वो रप्चर होते हैं तो वहाँ पर जो ओ साइट होता है, जो ओवा जो एग होता है, वहाँ से वो क्या हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर हम मैमल फीमेल की बात कर रहे हैं तो मैमल फीमेल के अंदर भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हार्मोन की होती है, वो उनकी यूट्रस को कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर करता है। और इधर भी जो फोलिकल होते हैं फीमेल मैमल के अंदर वो भी ओवा प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये काम होगा तो बच्चे उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि जो फीमेल होती है मैमल फीमेल, इट नीड्स अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग फॉर द ओवुलेशन। तो उसमें क्या बोलते हैं, एंड शी एग्जिबिट द डिज़ायर फॉर द मीटिंग और इज सेड टू बी ऑन हीट। हम कहते हैं कि जो कौ है, जैसे हम इसके लिए ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं कि वो हीट पर है, मतलब वो उसकी डिज़ायर है कि वो मीटिंग करे। जब वो मीटिंग करेगी तो फिर वो एग रिलीज़ होकर वो नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन वगैरह बच्चे वो हो जाएगी। ये जो ओस्ट्रस साइकिल होता है ये ह्यूमन फीमेल के अलावा बाकी जो मैमल्स की फ़ीमेल होती हैं ये उनके अंदर होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। लेकिन जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें बच्चे जस्ट वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चे उसके अंदर कोई गैमेट्स प्रोड्यूस, स्पर्म, एग प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, दो होते हैं, एक एग और एक स्पर्म। एग और स्पर्म बच्चे दोनों के दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब उनकी फ्यूजन होनी है, जब फर्टिलाइजेशन होनी है तो उनसे जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। लेकिन एग और स्पर्म क्या होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। लेकिन जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसमें मुकम्मल मतलब ह्यूमन केस में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। नेक्स्ट बच्चे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मियोसिस एब्सेंट होती है। लेकिन याद रखना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगी लेकिन मियोसिस एब्सेंट होगी। अब सेक्सुअल की बात करें तो बच्चे उसमें मियोसिस मौजूद होती है, क्योंकि जो मियोसिस होती है वो हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर को डबल होने से प्रिवेंट करती है। देखिए कैसे, देखिए ना, अब अगर स्पर्म है और एग है हमारे पास, जब उनकी फर्टिलाइजेशन होनी है, क्योंकि दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 से जब मिलेंगे अगेन कितने हो गए, 46 हो गए। मतलब उनकी स्ट्रेंथ उनका नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ, नंबर मेंटेन रहा। अब अगर स्पर्म में भी 46 होते, एग में भी 46 होते, मियोसिस ना होती, मतलब उनमें 46 होते, तो फिर आगे जो बच्चे जाइगोट बनना था उसमें तो वो डबल 92 हो जाने थे। तो मीन जो मियोसिस होती है ये जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को इंक्रीज़ होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट बच्चे बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी ऑफ स्प्रिंग आते हैं वो पेरेंट के साथ जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन बच्चे में पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब उसमें मियोसिस होती है तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी होती है, वहाँ पर क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज भी होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर आती हैं जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। और नेक्स्ट बच्चे बात करें कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे वो कुछ प्लांट्स के अंदर भी होती है, जो लेस डिफरेंशिएटेड मतलब जो फुली डेवलप्ड और फुली डिफरेंशिएटेड एनिमल्स नहीं होते उनके अंदर भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बच्चे उनके अंदर भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जो फुली डेवलप्ड, जो फुली डिफरेंशिएटेड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अब सेक्सुअल की बात करें तो बच्चे जितने भी हमारे पास डिफरेंशिएटेड एनिमल्स हैं या प्लांट्स वगैरह हैं तो उनके अंदर ज़्यादातर क्या होगी, मेजोरिटी के अंदर क्या होती है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और लास्ट में बच्चे बात करें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्पर्म हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत रैपिड होती है, थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे इसके अंदर जो नंबर जो इंक्रीज़ होता है वो लेस रैपिड होता है, वो स्लो रेट पर होता है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें, देखिए ओवुलेशन की बात, बच्चे ओवुलेशन किसे बोलते हैं कि जब राइपेंड फोलिकल से जब वहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होता है तो उस एग मतलब उसको हम एग भी बोलते हैं, उसके रिलीज़ होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। अब जितनी भी ओवुलेशन होती हैं उसमें से 1 to 2% चांस है। देखिए नॉर्मल जब भी ओवुलेशन होनी है तो बच्चे एट द सेम टाइम, एट द वन टाइम एक एग ने रिलीज़ होना है। नॉर्मली क्या होगा कि जब ओवुलेशन होती है तो एक एग या एक ओवम रिलीज़ होता है, लेकिन जब उसमें 1 to 2% चांस क्या होते हैं कि एक की बजाय एक से ज़्यादा ओसाइट रिलीज़ हो जाए। दोबारा सुने, मैंने कहा नॉर्मली ओवुलेशन में क्या होता है कि जस्ट वन ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होता है, लेकिन वहाँ पर 1 to 2% ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो ओसाइट हैं वो एक से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। अब बच्चे जब वो एक से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो फिर वहाँ पर मल्टीपल बर्थ के चांस भी होते हैं एंड विच इंक्रीज, और ये एज के साथ साथ मतलब ये एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस होने के या सेकेंडरी ओसाइट प्रोड्यूस होने के जो चांस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। फिर उनकी वजह से एट द सेम टाइम मल्टीपल बर्थ भी हो, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। अब इसमें दो केस है। पहला ये है, अगर हमारे पास ओसाइट एक से ज़्यादा उनकी ओवुलेशन होगी, मतलब एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस हो गए। अब अगर एक से ज़्यादा प्रोड्यूस ओसाइट हुए हैं, उनकी अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुई है, उनको डिफरेंट स्पर्म ने अलग अलग फर्टिलाइज़ किया है, तो फिर उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो फ्रेटर्नल होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। 12 बच्चे सुन लें, अगर डिफरेंट ओसाइट रिलीज़ हुए, उन डिफरेंट ओसाइट को डिफरेंट स्पर्म ने फर्टिलाइज़ किया, तो फिर जो बेबी प्रोड्यूस होंगे वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, वो फ्रेटर्नल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक ही ओसाइट रिलीज़ हो, उस एक ओसाइट को एक सिंगल स्पर्म उसको फर्टिलाइज़ करे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है, अगर उस फर्टिलाइज्ड एग या उसको जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, अगर उसकी क्लीवेज हो जाए, वो फर्टिलाइज्ड एग या वो जाइगोट अगर क्लीवेज होकर 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाए
और उन फिर दो पार्ट्स की अलग अलग फर्दर आगे ग्रोथ हो, तो अब उससे जो दो बेबी प्रोड्यूस होंगे बच्चे उनको बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स। दोबारा सुन लें, अगर एक ही ओसाइट प्रोड्यूस हो, उसको एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, ठीक है, अब उसके बाद जो जाइगोट बने जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, अगर वो उसकी क्लीवेज हो जाती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो एक पार्ट अलग बेबी एक पार्ट अलग बेबी, तो ये ऐसे जो बेबी प्रोड्यूस होंगे, मतलब सिंगल जाइगोट की क्लीवेज से जो बेबी प्रोड्यूस होंगे, सिंगल जाइगोट की क्लीवेज से, उनको बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विन। लेकिन अगर एक सेपरेट ओसाइट की फर्टिलाइजेशन से दूसरे अलग उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, उनसे जो बेबी प्रोड्यूस होंगे वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, वो फ्रेटर्नल, उनको ट्विन्स बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें, देखिए फीमेल्स ने जितने भी एग प्रोड्यूस करने हैं, टोटल सप्लाई ऑफ एग बच्चे, वो जब मतलब वो बॉर्न होती है फीमेल, तो जब वो बॉर्न होती है तो उस वक्त उन सप्लाई ऑफ एग्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है। एंड द टाइम स्पैन ड्यूरिंग विच शी रिलीजेज दैम एक्सटेंड ओनली फ्राम प्यूबर्टी टू मेनोपाज। मीन प्यूबर्टी मतलब वो बच्चे जब वो मतलब जवानी की उम्र में आती है, और मेनोपाज बच्चे उस मतलब टाइम को बोलते हैं कि जब फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, जब फर्दर एग प्रोड्यूस ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपाज बोलते हैं। और वो ऑलमोस्ट एज कितनी होती है, 50 की एज होती है। मीन जब फीमेल की बर्थ होती है बेबी की, तो बच्चे उस वक्त डिटरमाइन हो जाता है कि इसने इस टाइम स्पैन के अंदर कितने एग प्रोड्यूस करने हैं, और वो टाइम स्पैन कब तक है बच्चे, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपाज तक, मीन ऑलमोस्ट 50 एज तक, 50 ईयर एज तक। मीन प्यूबर्टी से लेकर मेनोपाज तक जितने भी एग प्रोड्यूस होने हैं, वो जब वो बर्थ उसकी होती है तो उस वक्त उसको डिटरमाइन कर लिया जाता है। नेक्स्ट बच्चे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी की इनसाइड होती है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बच्चे वो वाटर के विदाउट नहीं हो सकती है, ये ज़्यादातर फिशेज़ के अंदर होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि एट द सेम टाइम जो मेल मतलब फ़िश होती हैं वो अपने स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं वाटर के अंदर, और जो फीमेल होती हैं वो एग भी स्पर्म के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसके लिए वाटर ज़रूरी होता है, वाटर के विदाउट नहीं होगी। उसके बाद बच्चे हम ह्यूमन टेस्टिस की बात करें तो उनके अंदर जो सेमिनेफ्रस टिब्यूल होते हैं वो कितनी होती हैं, 500 सेमिनेफ्रस टिब्यूल होती हैं। और बच्चे वो एवरी डे हर दिन कितने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, 30 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम फिलोपियन ट्यूब्स की बात करें जो फीमेल के अंदर होती है, जिनको यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, तो बच्चे वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उनकी विड्थ कितनी होती है, एज अ स्विंग नीडल, जितने वो सिलाई वाली जो सुई होती है इतनी इनकी विड्थ होती है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की डिफरेंस की बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को, ओजेनेसिस हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एग्स को। हम फर्दर 3 मेन डिफरेंस देखेंगे। देखें बच्चे, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो उसमें जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं बच्चे, वो उनकी जो नंबर होता है वो 4 होता है, मीन 4 डाटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, और बच्चे वो डेवलप हो जाते हैं 4 मेच्योर गैमेट्स के अंदर। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो 4 बनते हैं, लेकिन ओजेनेसिस के अंदर जो एग्स बनते हैं वो जस्ट 1, 3 पोलर बॉडी बनती हैं, और जो एग बनता है वो जस्ट 1 बनता है। और सेकंड बच्चे बात करें कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो अमल है, वो कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, और वो थ्रू आउट लाइफ वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन ओजेनेसिस एग प्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे वो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपाज तक है। मेनोपाज मीन कि वो एज जिसके बाद, या वो टाइम पीरियड जिसके बाद फर्दर एग की प्रोडक्शन नहीं होती। मीन जो स्पर्म है वो प्यूबर्टी से लेकर थ्रू आउट द लाइफ उनकी प्रोडक्शन होती रहती है, लेकिन ओजेनेसिस एग प्रोडक्शन की बात करें तो वो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपाज तक होती है। और बच्चे लास्ट में बात करें, वो ये लिखिए बच्चे कि जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन जो ओजेनेसिस है उसमें बच्चे क्या आते हैं, देयर आर लॉन्ग उसमें इंटरप्शंस भी आ सकती हैं। और बच्चे देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर हम इसके ओवम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें दरमियान बच्चे क्या पड़ा है, न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, और बच्चे ये देखिए यहाँ पर इसका जोना पेलोसिडा और फोलिकल, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब इनको बच्चे 1 बाय 1 हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास, हाँ जी, ये हमारे पास टर्म्स हैं जो ह्यूमन ओवम के लिए यूज़ होते हैं। पहला बच्चे है जोना पेलोसिडा, इट इज़ अ थिक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, बच्चे ट्रांसपेरेंट जिसके मतलब वो शफाफ बिल्कुल जो होती है, सराउंडिंग अ मेमेलियन ओवम बिफोर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांट होने से पहले इसने बच्चे मेमेलियन ओवम को सराउंड किया होता है। यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास बच्चे है जोना पेलोसिडा, ये आपको नज़र आ रही है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसने इसको इम्प्लांटेशन से पहले सराउंड किया होता है। दूसरी बच्चे हमारे पास है कोरोना रेडिएटा, इट इज़ मैनी लेयर्स थिक फोलिकल सेल एडहेरिंग, जो ओ साइड से एडहेर उनसे चिमटे होते हैं, उसे चिपके हुए होते हैं, विच सप्लाई वाइटल प्रोटीन, जो सेल्स को मतलब कि क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बच्चे हैं कोरोना रेडिएटा, ये आपको फोलिकल के डिफरेंट, ये देखें ये सेल नज़र आ रहे हैं जो उसको वाइटल प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और वो वहाँ से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। और बच्चे थर्ड हमारे पास जो है
वो है कॉर्पस एल्बिकन्स। इट इज़ अ रिग्रेस्ड फॉर्म ऑफ कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम में बच्चे किसे बोलते हैं कि जब फॉलिकल जो राइपंड होता है, जब उसमें से वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ हो जाता है, तो उसके बाद वो जो फॉलिकल होता है वो एक येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, जैसे हम क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम, और उसी कॉर्पस ल्यूटम का ये रिग्रेस्ड फॉर्म मतलब उसके अलग वो हिस्सा होता है। यहाँ पर बच्चे हम बात करें, यहाँ पर दो बात करें बच्चे, अबॉर्शन की बात हम ऑलरेडी उधर पढ़ भी चुके हैं बच्चे के अबॉर्शन क्या होती है कि इसमें हम वो खुद बच्चे जो इंड्यूस करते हैं, जो जो बेबी होता है उसकी वो अबॉर्शन की जाती है, उसको उसकी मतलब वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करके उसको बिफोर बर्थ ही उसका बच्चे जो है ना वो मतलब वो जिसे हम कहते हैं बच्चा जो है वो ज़ाया कर देते हैं। मतलब ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट रेजेज सम एथिकल इशूज़, लेकिन कुछ मतलब लोग ये सोचते हैं कि जो अबॉर्शन होती है इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग्स, ठीक है। और लेकिन कुछ ये कहते हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं कि जहाँ पर अगर अबॉर्शन कर दें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें बच्चे एथिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंसिडर्ड एज मर्डर, कि अगर अबॉर्शन बच्चे कराएंगे तो हम कहेंगे कि ये मर्डर उन्होंने किया है। इट कैन रेज सेक्शुअल करप्शन, मतलब वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि वो जो है वो आपस में सेक्शुअल कंटैक्ट करेंगे, आज़ादी से करेंगे, उसके बाद अबॉर्शन करवा देंगे, तो मतलब इससे फिर उनके अंदर सेक्शुअल करप्शन के जो चांस होंगे वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केस भी हैं कि जहाँ पर अबॉर्शन खुद करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है बच्चे? व्हेन मदर लाइफ इज एट रिस्क, जब माँ की ज़िंदगी को खतरा हो तो फिर वो बच्चे के अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे अगर हम वहाँ पर मदर को इंजरी का रिस्क हो या उसको फिज़िकल या मेंटल वही हेल्थ का अगर रिस्क हो तो उस वक्त अबॉर्शन करवा सकते हैं। और बच्चे थर्ड, अगर जो प्रेटर्नल जो पहले बच्चे वो टेस्टिंग करवाते हैं कि बेबी की, अगर उसमें अगर वो ये शो हो कि जो बेबी है वो एबनॉर्मल है या हैंडीकैप फिटनेस है, मतलब हैंडीकैप अगर मजूर है, तो अगर वो मजूर है तो फिर भी उसकी अबॉर्शन वो करवा सकते हैं। ये कुछ मतलब एथिकल इशूज़ कर बताया गया। उस बाद बच्चे बात करें फीमेल यूट्रस की बात करें तो बच्चे उसकी जो लेंथ होती है वो 3 इंचज़ होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो हमारे पास 2 इंचज़ होती है। और जब वो प्रेगनेंसी के वक्त बच्चे वो जो 20 टाइम क्या हो जाती है वो एक्सपेंड हो जाती है। और यूट्रस कंटेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट बच्चे रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन सिस्टम कंटेन द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और वो कौन सा होता है? एग होता है बच्चे। वो उसका डायमीटर कितना होता है? 120 माइक्रोमीटर, सॉरी 120 माइक्रोमीटर। और बच्चे लास्ट में बात करें स्मॉलेस्ट जो है वो स्पर्म, उसकी डायमीटर कितना होता है बच्चे? वो 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो बच्चे ह्यूमन स्पर्म का जो है उसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेड होता है, उस हेड का डायमीटर कितना होता है? 2.5 माइक्रोमीटर। और बच्चे इट कंटेन्स, उसके अंदर बच्चे एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और उसके बच्चे जो न्यूक्लियस होता है उसके एंड के ऊपर क्या होता है बच्चे? एक्रोसोम होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम होते हैं बच्चे। मिडल पीस के अंदर जो है वो दरमियान में हमने जो पढ़ा हुआ ऑलरेडी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो स्पर्म की एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बच्चे उसकी जो टेल होती है उसके अंदर वो फ्लैजिलम प्रोड्यूस होते हैं जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये बच्चे बात करें जो जब बच्चे इंटरकोर्स, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब की जाती है, जब उनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है मेल फीमेल का, तो उस वक्त फीमेल की वजाइना के अंदर 100 मिलियन स्पर्म को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन उसमें से जस्ट 1 स्पर्म यूज़ होता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। और लास्ट बच्चे बात करें कि अगर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर बर्थ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।